नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संस्कार थाने के बहुचर्चित शुभम हत्याकांड का खुलासा। 2.5 वर्ष पूर्व हुए शुभम हत्याकांड मामले में 3 आरोपी हुए गिरफ्तार। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन के आसार, बैठकों के दौर हैं जारी। ऑनलाइन परीक्षा की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन, मामला बलरामपुर का। और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के परामर्श एवं अनुरोध पर राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिवों को कलेक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लॉकडाउन लगाने किया अधिकृत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से दूरभाष पर हुई चर्चा के बाद उनके द्वारा दिए गए परामर्श एवं लॉकडाउन लगाने संबंधित अनुरोध पर कोरोना संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के लिए स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार लॉकडाउन के संबंध में कलेक्टरों को निर्णय लेने के संबंध में अधिकृत करने का निर्देश मुख्य सचिवों को दिया, जिसके बाद मुख्य सचिव ने कलेक्टर वीसी में निर्देश दिए। उनसे पूछते हैं और यही कहते हैं कि आप एक टेस्टिंग ट्रेसिंग की व्यवस्था बढ़ाइए कि जब तक आप टेस्टिंग नहीं बढ़ाएंगे, ट्रेसिंग नहीं करेंगे कि कौन प्राइमरी कांटेक्ट था, किस कारण से उनको हुआ, मेरे को अगर हुआ, मेरे साथ रहने वालों को हुआ तो मेरे को कहाँ से हुआ। अगर आप ये जानकारी नहीं ले पाएंगे तो हल नहीं निकलता। फिर तो अंधेरे में चल रहे हैं कि बाबा कहाँ गए थे, कहाँ से संक्रमण लेके आए, उनसे फिर 5 लोगों को हुआ तो प्राइमरी कांटेक्ट कौन है, प्राइमरी सोर्स मैं हूँ, तो मेरे से जिनको हुआ वहाँ तक अगर हम नहीं पहुँचेंगे तो दिक्कत है। दूसरा, मृत्यु दर हो रहा है, इसमें देर से लोग पहुंच रहे हैं। तो जो होम आइसोलेशन में भी हैं, जहां पर सीधे 24 घंटे या लगातार निगरानी नहीं हो पाती, वहां निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत है, जागरूकता बढ़ाने की ज़रूरत है कि उनको भी बताया जाए, पेशेंट्स को, उनके परिवार के लोगों को, कि रुकिए मत कि कल ठीक हो जाएंगे, एक दिन और देख लेते हैं, ठीक हो जाएंगे, परसों चलिए एक दिन और देख लेते हैं, अभी तो ठीक लग रहा है। तो जब स्थिति एकदम बिगड़ जाती है तब फिर अस्पताल तक हम जो पहुँचते हैं, इसमें 30 से 40% मृत्यु केवल इसलिए हो रही है कि हम अस्पताल देरी से पहुंच रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए भी सरकार को आगे जाके जो लोग पॉजिटिव पाए गए हैं उन लोगों की और सघन मॉनिटरिंग करनी होगी। उनको घर में चले गए तो छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अगर चूक कर रहे हैं तो सरकार को फिर पहल करनी चाहिए। वो स्वयं चूक हो रही है वहाँ, ये स्वीकारना चाहिए कि लेट अगर लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। तो व्यक्तिगत पेशेंट से चूक हो रही है तो सरकार को अब आगे आने की भी जरूरत है। कलेक्टर साहब को तय करना पड़ेगा। बात केवल यही आती है कि लोगों को जो परेशानी होगी, और ख़ास करके दैनिक वेतन कमाने वाले जो लोअर इनकम ग्रुप के लोग रहते हैं, उनको जो परिवार चलाने के लिए आर्थिक परेशानी आती है, बस केवल वही सोचने की बात है। नहीं तो 1 मिनट का फैसला है। अगर प्रकरण रायपुर में 34.9 है तो उसमें तो सोचने की गुंजाइश नहीं रह जाती है कि बहुत हाई दर है संक्रमण का, और कोई एक दिन रहे तो भी समझ में आता है। लेकिन ये 10 था, 10 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 34 हुआ, 34 से 64 हुआ। हालांकि उस दिन काउंटिंग कम थी, और जब ज़्यादा टेस्टिंग हुई तो कल ये 34.9 पे है। तो ये बड़ा संक्रमण है, ये बड़ा संक्रमण है। तो उसमें कंटेनमेंट की बात है, लॉकडाउन नाम के लिए है कि लॉकडाउन हो रहा है। कंटेनमेंट है तो लॉकडाउन ही है। अगर आपने एरिया चिन्हांकित कर लिया कि यहाँ पर ज़्यादा केस आ रहे हैं तो कंटेनमेंट जोन बन जाता है, तो लॉकडाउन ही हो जाता है। पर अगर आप चिन्हांकित नहीं कर पा रहे हैं या ज़्यादा प्रकरण सभी तरफ से आ रहे हैं, तब विचार करने के लिए ये बात सामने आ जाती है कि क्या और कड़े कदम उठाएं। सामने बात नवरात्र का समय आ रहा है, रमज़ान का समय आ रहा है। ये ऐसे समय हैं जहाँ बड़ी मात्रा में लोग आना जाना करते हैं मंदिरों के दर्शन के लिए,
विशेष धार्मिक स्थलों में तो और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। डोंगरगढ़ हो गया, हम लोग के यहाँ हो गया, दंतेश्वरी का जी का हो गया, कुदरगढ़ का हो गया, उदयपुर में रामगढ़, कई ऐसे स्थल हैं जहाँ नवरात्र के समय बहुत बड़ी मात्रा में लोग उपस्थित होते हैं। तो उसके पहले इसको नियंत्रण में अगर नहीं लिया जा सकेगा तो बहुत दिक्कत हो सकती है। कांग्रेस की धरसीवा विधायक अनीता शर्मा ने पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी अशोक चतुर्वेदी पर कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में लिखा है कि भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई और उनको संरक्षण देने वालों की पहचान नहीं हुई तो कांग्रेस का जनाधार और लोकप्रियता प्रभावित हो सकती है। उन्होंने पत्र में ये भी लिखा है कि पाठ्य पुस्तक निगम में पदस्थ रहते हुए अशोक चतुर्वेदी ने सरकारी पैसों का बंदरबाट किया है, जिससे राज्य सरकार को राजस्व की क्षति हुई है। पूरा मामला पाठ्य पुस्तक निगम में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करता है, जिसमें सोनिया गांधी को लिखे पत्र में अनीता शर्मा ने आरोप लगाया है कि अशोक चतुर्वेदी के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ था। टेंडर प्रक्रिया में अनियमितता हुई है, वहीं ब्लैक लिस्टेड फर्मों को काम भी दिया होने की बात उन्होंने कही। स्वेच्छानुदान के नाम पर लाखों रुपए अपात्रों को दे दिए गए, जिनका शैक्षणिक उन्नयन से कोई संबंध नहीं था। उनके खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो में मामला दर्ज है। मामला सामने आने के बाद सरकार ने नवंबर 2019 में उनकी सेवाएं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को वापस लौटा दी थी। अशोक चतुर्वेदी अब ग्रामीण कौशल विकास योजना के राज्य प्रबंधक और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के संचालक पद पर काम कर रहे हैं। उनके इन पदों का प्रभार मिलने से ही बात भड़की हुई है। मैं हमारी पार्टी की मुखिया हैं, हमारे वरिष्ठ हैं, मैं अपनी बात उनको बताना चाहती हूँ। एक महिला है और महिला की बात वो समझे और किस तरीके से 2013 से लगातार 2 चुनाव में मेरे साथ जो हुआ है उसमें अशोक चतुर्वेदी की अहम भूमिका थी। चुनाव तो देवजी भाई पटेल लड़ रहे थे, लेकिन सही मायने में अगर कोई लड़ रहा था तो अशोक चतुर्वेदी लड़ रहा था। तो उन्होंने इतने घोटालेबाज किए हैं, इतना उसका सारा चीज़ उसका सामने आ चुका है और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में अवगत कराई हूँ, बाकी मंत्री जियों को भी अवगत है और बार बार मैं पत्र भी उनको भी मैं लिखी हूँ और मेरे को उम्मीद है, विश्वास भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेरी इस बात पे गौर करेंगे और जल्दी अभी असम के चुनाव में व्यस्त हैं और जैसे ही वो आते हैं मैं उनके पास भी ये बात रखूंगी। कहीं न कहीं मेरी पीड़ा है जो मैं माननीय सोनिया गांधी जी को अवगत कराना चाह रही। तो क्या आप कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं उसमें कार्रवाई की मांग करती हूँ। मांग ये है कि अगर उसको राजनीति करना था, राजनीति करना है तो वो ऐसे पद में ना ही बैठे। ऐसे लोगों को पद में बैठने का अधिकार नहीं है। पद से हटाया? बिल्कुल, उनको पद से हटाया जाए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दुर्ग कलेक्टर ने इस संक्रमण की चेन को तोड़ने दुर्ग जिले में 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया है। जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक संपूर्ण जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। साथ ही दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आम नागरिकों से अपील भी की है कि जिले में संक्रमण के तेज प्रसार को नियंत्रित करने ये बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना की गतिशीलता को नियंत्रण किया जाए। इसके लिए नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी होने की बातें उन्होंने कही। पूर्व में जिले में लॉकडाउन लगाए गए थे और जन सहयोग से कोरोना की पहली लहर को रोक पाने में सफलता भी मिली थी। इस बार भी कोविड संकट के दौर में धैर्य की जरूरत है ताकि कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रण किया जा सके। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि घर पर रहें और सुरक्षित रहें। पिछली बार की तरह हमने लॉकडाउन में संपूर्ण संयम का परिचय दिया तो कोविड की गंभीरता से पूरी तरह से बच सकेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान टीकाकरण व वैक्सीनेशन का कार्य पूरी तरह से जारी रहेगा। 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों से नजदीकी टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगवाने की अपील उन्होंने की है। 7 और 10 दिनों से जिले में संख्या है, इसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है और
और ये बेसिकली सडन राइज है केसेस की संख्या में। हमारे पास जो संसाधन उपलब्ध है उसका हम लोग बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर राज्य शासन की ओर से और भी मदद मिल रही है। मुख्य उद्देश्य यही है कि जो कोरोना के संक्रमण है उसको रोका जाए और उसके रोकने के लिए पूर्व में नाइट कर्फ्यू पे भी विचार किया गया था, परंतु अभी जिस प्रकार से केसेस की संख्या की गति आई है, भले ही पिछले 2-3 दिनों से जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हुए हैं, परंतु अभी हम लोग चांस नहीं ले सकते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात है कि सभी वर्गों से लॉकडाउन की मांग भी आई है। कल भी व्यापारी संगठनों ने भी सभी प्रकार के कोऑपरेशन करने का आश्वासन दिया था। इन सभी परिस्थितियों का विचार करते हुए जिले में 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक का लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। 2-3 दिन का समय इसलिए भी दिया है कि एक तो लोगों को अपने आवश्यक सामग्री बिना भीड़ भाड़ लगाए बाजारों से कलेक्ट कर सके, और दूसरा क्योंकि जो अभी ट्रेंड जैसे मैंने कहा कि पॉजिटिविटी रेट में थोड़ा डिक्लाइन दिख रहा है, तो 2-3 दिनों में एक मोमेंटम भी सेट हो जाएगा, जिससे हमें आने वाले समय में लॉकडाउन क्या फिर या फिर उसके इफेक्ट और जो मैनेजमेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू भी हमारे लिए आवश्यक होगा। तो उसको देखते हुए अभी 6 तारीख से लेकर 14 तारीख तक लॉकडाउन करने का निर्णय लिया है। सर किन चीज़ों में छूट रहेगी? इसमें जो डिटेल मॉडलिटी है वो अभी हम लोग थोड़ी देर में जारी करेंगे, परंतु इन प्रिंसिपल जो डिस्कशन हुआ है उसको मैंने आपको बताया। सर टीकाकरण रूप से अभी हमारा टारगेट यही है कि अभी जो टीकाकरण के जो परिणाम आए हैं उसमें यही पाया गया है कि जिनको टीका लगा है उनमें एक तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ही कम है, और अगर इन्फेक्शन किसी मार्फत हो जाता है तो सीवियरिटी बहुत ही कम रहेगी। तो उसके देखते हुए सभी लोग जो 45 और उसके उम्र के आगे वाले लोग हैं उन सभी लोगों से आग्रह रहे कि टीकाकरण कराएं। अभी लगभग जो 1 अप्रैल से जो टारगेट हमें आया था कि 3.5 लाख लोगों का टीकाकरण हमें करना है, तो 1 लाख लोगों का टीकाकरण अभी जिले में हो चुका है, और कल भी 25,000 लोगों का टीकाकरण हुआ है। अनुमान यह है कि अगर इसी गति से हमें वैक्सीन मिलते रहेंगे तो हम लोग 8 दिन में पूरे जिले का टीकाकरण कंप्लीट कर लेंगे। सर लॉकडाउन में भी टीकाकरण रहेगा? लॉकडाउन में चूंकि टीकाकरण एक बहुत महत्वपूर्ण गतिविधि है, लॉकडाउन में टीकाकरण, इसके अलावा टेस्टिंग, क्योंकि पूरा हमारा फोकस ही और उसका उद्देश्य यही है कि कोरोना की चेन ब्रेक करना है। तो टीकाकरण और टेस्टिंग ये 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसका लॉकडाउन में किसी भी प्रकार के विघ्न नहीं आएगा। उन सभी टीकाकरण और टेस्टिंग की गतिविधियां लॉकडाउन में पूर्ण रूप से जारी है। सर आवश्यक स्पेशल जो हम लोगों ने जो ड्राफ्ट बनाया है उसमें यही रखा है कि केवल मिल्क पार्लर चालू रहेंगे, बाकी सभी प्रकार की गतिविधियां और बंद रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं में मेडिकल स्टोर्स और पेट्रोल पंप आते हैं और गैस एजेंसी आती है, तो उसको छूट मिलेगी। वहीं कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर रोक लगाने राज्य सरकार का ढीला रवैया होने के साथ ही जिले में लॉकडाउन लगाने को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यहां की सरकार सिर्फ अवैध वसूली कर माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रही है। तो यहाँ की हालत से केंद्रीय जो सरकार है वो भी चिंतित है, और उस चिंता का पूरा प्रमाण दिख रहा है कि 2 बार केंद्रीय टीम को भेज के यहाँ से जानकारियाँ ले रहे हैं। यहाँ से कुछ जो भी और व्यवस्था हो उसके लिए केंद्रीय सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन मांगने वाला कोई हो तब, यहाँ की व्यवस्था के बताने वाला कोई हो, नहीं बताने के कारण ही 2 बार केंद्रीय टीम यहाँ के निरीक्षण करके गई है, और वहाँ से पूरी व्यवस्था ये बताएंगे। हाँ, ये निर्णय पहले होना था, जिस तरह परिस्थिति चल रही थी उसके कारण लगता था लोगों को कि लॉकडाउन हो। सब लोग जब प्रथम स्तर पे जो महामारी इतनी घातक नहीं थी, तब जब लॉकडाउन लगा तो अब तो एक घातक स्थिति में कोरोना महामारी फैल रहा है, तो निश्चित रूप से मन में भाव सबके मन में था, सभी जनप्रतिनिधियों के मन में भी, जनता के मन में भी, जिम्मेदार लोगों के मन में भी कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, आवश्यक है, और जो आवश्यक वस्तु है वो सुचारू रूप से लोगों को मिले, इसका भी निर्णय शासन द्वारा होना चाहिए। बात मन में थी, आज वो दिख रही है, और भले ही लेट हुए, देर आए दुरुस्त आए, सबको अपनी चिंता करनी चाहिए, दूसरों को चिंता मौतों का आंकड़ा नहीं, ऐसी जानकारी मेरे को नहीं लगी है, और ऐसा हो तो उसको ज्ञान में लेके देखेंगे। बाकी इतनी लापरवाही तो नहीं होना चाहिए, हमारे यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। सब जनप्रतिनिधि जागरूक हैं यहाँ पे, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, सब जागरूक हैं, और सब लोग अपने अपने मोहल्लों में पार्षदगण अपने अपने गांव में वो सरपंच सभी जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं, तो इस तरह की स्थिति यहाँ नहीं है। पहले अखबार के रूप में आया हो मेरी जानकारी। बहरहाल संपूर्ण लॉकडाउन से ये स्थिति देखी जाएगी कि कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब होंगे। ग्रैंड सी न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।
वही कोरोना के बढ़ते प्रकोप से लोगों के हताहत होते देख सकल जैन समाज दुर्ग द्वारा लोगों को दोबारा अपनी सेवाएं देने श्री महावीर कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया। नगर निगम दुर्ग के महापौर व सभापति ने पहुंचकर इसका उद्घाटन किया। दुर्ग में पहले चरण के कोरोना संक्रमण के दौर में बढ़ते मरीजों को देख अपनी सेवाएं देने सकल जैन समाज के द्वारा दुर्ग के आजाद हॉस्टल में 100 बिस्तरों वाला कोविड केयर सेंटर शुरू कर लोगों को सुविधा पहुंचाई जा रही थी। उसी तारतम्य में शुक्रवार को पुनः कोरोना के संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए दोबारा कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया गया है, जिसमें दुर्ग सांसद विजय बघेल, महापौर धीरज बाकलीवाल और सभापति राजेश यादव ने कोविड केयर सेंटर का उद्घाटन किया। साथ ही सेंटर में उपलब्ध सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। गौरतलब है कि श्री महावीर कोविड केयर सेंटर में पिछले संक्रमण दौर में करीब 200 से अधिक लोगों ने इस सेंटर में पहुंच स्वास्थ्य लाभ लिया था। वहीं अभी के हालात में सुविधाओं की कमी को देखते हुए सकल जैन समाज दुर्ग ने इसे पुनः शुरू कर लोगों को अपनी सेवाएं देने का संकल्प लिया है। इसे लेकर सकल जैन समाज के डॉक्टर डीसी जैन व दुर्ग सांसद ने न्यूज टीम को अपनी प्रतिक्रिया दी। पिछली बार हम लोगों ने प्रयास किया था, वैसा ही प्रयास पुनः दोहराएंगे, लेकिन इस बार क्योंकि वायरस बहुत अधिक विरुलेंट है, उसके कारण से क्या है कि बहुत जल्दी संक्रमण फैल जाता है। इसमें स्वास्थ्य कर्मियों को भी इतना ही खतरा है और मरीज के रिश्तेदारों को भी उतना ही खतरा है, इसलिए सावधानियां थोड़ी हमें ज़्यादा लेनी पड़ेगी। दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है ऑक्सीजन का। इस बार जितने जो वायरस इतना संक्रमित कर रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बहुत जल्दी ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जा रहा है और प्राणवायु की राह में प्राण उखड़ जा रहे हैं, इसलिए ऑक्सीजन की अधिक से अधिक व्यवस्था करनी है। हमने अपने ऑक्सीजन के सिलेंडरों की व्यवस्था, ऑक्सीजन मशीन, एयर कंसंट्रेटर की व्यवस्था करी है और भी शासन से डिमांड किया है कि हमको जंबो सिलेंडर ऑक्सीजन के और अगर प्राप्त हो जाएं ताकि हम अधिक से अधिक लोगों को ऑक्सीजन दे सकें। इसके अलावा भीड़ इतनी ज़्यादा है कि इस बार हमको लग रहा है कि हमारा सेंटर छोटा ना पड़ जाए, इसलिए लोगों से भी अपील करेंगे कि जो एकदम स्वस्थ हैं, जिनको कोई सिम्टम नहीं है और ऑक्सीजन सेचुरेशन 96 के अबव है, वे घर पे आइसोलेट हो जाएं और ताकि उनकी जगह बाकी ऐसे लोग जिनको सिम्टम है, बुखार है, खांसी है, ऑक्सीजन की कमी है, उनको यहाँ स्थान प्राप्त। ये बताएंगे कि यहाँ पर जो मरीज आएंगे उनको हमको प्रायोरिटी के बेस पर सिम्टम्स वालों को पहले एडमिशन देना ही होगा। हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकेंगे, लेकिन जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको मशीन के द्वारा भी ऑक्सीजन देने की एक प्लानिंग बन रही है, जो वायु एयर से कंसंट्रेट कर लेता है। उन मशीनों को हम थोड़ी देर इनको इम्प्लीमेंट कराएंगे और उचित जगह पे भेजेंगे। देखिए, ये दूसरे चरण में इसके लिए शुरुआत हो रही है। लगभग 45 दिन पहले चरण में जब कोविड का प्रकोप बढ़ा था, उस समय भी सेवाभावी मन से महावीर जैन समाज के हमारे साथीगण आदरणीय डीसी जैन जी के और वही मारुति जी के नेतृत्व में, भाई गोबर जी कोषाध्यक्ष के नेतृत्व में पूरे समाज ने मिलकर इस कोविड सेंटर की शुरुआत की थी और उस समय भी हम उपस्थित हुए थे, आज भी उपस्थित हुए। ये हमारा सौभाग्य है। उस समय समापन के अवसर पर मैंने कहा था कि जिस तरह भगवान महावीर जी की एक परिकल्पना थी कि अगर कोई मानव सेवा से जुड़ता है तो सीधे सीधे मेरी सेवा में जुड़ता है। इस बात का आह्वान हमेशा करते थे और उसी भाव को लेकर हमारे साथी इस कोविड सेंटर की शुरुआत की है। और मैं सौभाग्य से इस बात का भी उल्लेख करूंगा कि 45 दिन तक लगातार चली उस समय के इस संस्था के कार्यक्रम में एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई और लगभग 280 मरीज यहाँ से स्वस्थ होकर अपने घर वापस गए। और इस समय इतना प्रकोप बढ़ गया है कि इसकी आवश्यकता भी थी। उस समय एक और सौभाग्य हुआ कि जिस दिन से महावीर जैन कोविड सेंटर के शुरुआत हुई, उस दिन से निरंतर पूरे छत्तीसगढ़ में, पूरे हिंदुस्तान में मरीज बढ़ते गए। हम लोग की भावना भी है कि आज जब महावीर कोविड सेंटर की शुरुआत हो रही है तो निरंतर अब मरीज घटते जाएंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ।
गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा, 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग, हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदापारा कैंप 2 भिलाई। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब भिलाई 3 चरोदा में भी। हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू, एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध, साथ ही ओटी, लेबर रूम, पैथोलॉजी, ओपीडी, एंडोस्कोपी, ब्रायोस्कोपी, एक्सरे, इको टीएमटी, कैजुअलिटी, साथ ही सर्व सुविधा युक्त प्राइवेट वार्ड उपलब्ध है। जनरल वार्ड, सोनोग्राफी व वेंटिलेटर उपलब्ध। सनशाइन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, हमारा पता IDBI बैंक के सामने, नॉर्थ वसुंधरा नगर, भिलाई 3 चरौदा। फोन नंबर 7772988811, 7772988822। शुभ अवसर का मंगल मुहूर्त, शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। शुभ मुहूर्त का अवसर लाए जीवन में खुशियों की बहार। 7,500 की खरीदी पर जीतिए लाखों के उपहार। बम्पर ड्रॉ 26 जनवरी 2021 रविवार। पहला उपहार 2 BHK फ्लैट, दूसरा उपहार कार, तीसरा उपहार होंडा एक्टिवा, चौथा उपहार 2 स्मार्टफोन, पांचवा उपहार 5 पार्टी स्पीकर, छठा उपहार 10 एलेक्सा, सातवां उपहार 25 होम अप्लायंसेस। हमारी शाखाएं गांधी चौक दुर्ग, सिविक सेंटर भिलाई, श्री शिवम मॉल, बाजार चौक उतई दुर्ग, मेन रोड गुंडरदेही, BSP मार्केट रिसाली, सिरसा रोड कोहका। शुद्ध आभूषणों की खरीदी के लिए पधारें सहेली ज्वेलर्स। आपका अपना भव्य शोरूम, 50 वर्षों से आपकी सेवा में। दिनेश वस्त्र भंडार, एक भाव एक विचार के साथ। दिनेश वस्त्र भंडार, আমাদের আপন दिनेश वस्त्र भंडार। साडा अपना दिनेश वस्त्र भंडार। कपड्याला संबंधित सबो रेंज, एके भाव एके विचार, एकाच भावात एकाच विचारात, एके को भाव एके को विचार, दिनेश वस्त्र भंडार। नए भव्य शोरूम में उच्च क्वालिटी के कपड़े सभी वैरायटी में, संपूर्ण रेंज के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ साड़ी, लांचा, कुर्ती, सलवार सूट, जीन्स, टी-शर्ट, शर्ट्स एंड ऑल टाइप ऑफ वैरायटीज। आप पाएंगे सभी प्रांतों के वैवाहिक कलेक्शन पसंद के कपड़ों के साथ। एक्सक्लूसिव रेंज ऑफ बेड कवर, सोफा कवर, पिलो कवर, मैट्रेस,
कॉटन क्लॉथ और शूटिंग एंड शटिंग। जिंदगी में आने से लेकर जाने तक का सारा सामान एक ही छत के नीचे। दिनेश वस्त्र भंडार, जवाहर मार्केट, पावर हाउस, भिलाई। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। जिले में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सभी वार्डों के अंतर्गत काफी तेज गति से वैक्सीनेशन जारी है। इसे लेकर सेक्टर 2 भिलाई में बीते 3 दिनों से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। यहाँ वैक्सीनेशन लगवाने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है कि लोगों को लंबा इंतजार भी करना पड़ रहा है। पूर्व पार्षद जे श्रीनिवास राव ने बताया कि अभी तक 300 लोगों का वैक्सीनेशन किया जा चुका है और अभी भी 200 लोगों का नाम पेंडिंग पड़ा हुआ है, जिन्हें वे फोन पर बारी-बारी बुला भी रहे हैं। यहाँ कोविड का वैक्सीन लग रहा है और निगम कर्मचारियों का और स्वास्थ्य कर्मी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट करें कि भीड़ जो मचा के कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर चाहे नाश्ता घर व्यवस्था की है, तो हम लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सबकी बारी आ रही है। जो कल 200 लोग जो दिखाया था हम उनको फ़ोन करके बुला रहे ताकि भीड़ ना लगे और आप लोग वैक्सीन का पालन करते हुए और तब से निवेदन है वैक्सीन जरूर लगाएं। ये वैक्सीन लगाने के बावजूद भी लोगों को ऐसे मन में डर खत्म हो रहा है, तो वो लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहिए? मैं लोगों से बार बार निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगाने के बाद आप लोग मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर बार बार करते हैं। आप इसको लूज नहीं करिएगा, लेकिन मेरा बार बार निवेदन है, इसमें कोई डरने की बात नहीं, आप लोग जरूर वैक्सीन लगाएं। इस कोरोना आप लोग मारामारी को देखते हुए आप लोग बिल्कुल वैक्सीन लगाएं और इसमें कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन इसको लगाने के बाद आप लोग जो मास्क जरूर लगाएंगे। तो ये कौन सा दिन है आपके यहाँ पे शिविर और कितने लोगों को अभी तक लगा चुके हैं? ये तीसरा दिन है और अभी तक हम लोग 300 लोगों को लगा चुके हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के प्रभाव को देखते हुए अब जनप्रतिनिधियों ने भी सामने आकर प्रशासन का साथ देना शुरू किया है। इसी कड़ी में दुर्ग के वार्ड 25 और 26 गायत्री नगर वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान द्वारा नेक पहल करते हुए पूरे वार्ड को अपनी राशि खर्च कर सैनिटाइज करवाया जा रहा है। चौहान जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है सैनिटाइजेशन का। वर्तमान पार्षद यहाँ देखने नहीं आ रहा है, उसके मुकाबले चौहान जी खुद भी उससे कर रहे हैं, ये सराहनीय कार्य है। आज हमारे गायत्री मंदिर वार्ड में मिस्टर के.एस. चौहान के द्वारा सैनिटाइजर का कार्य किया गया, बहुत ही सराहनीय प्रयास है और ऐसे सेंसिटिव टाइम में ये प्रयास बहुत सार्थक रहेगा और इससे बहुत लोगों को राहत मिलेगी और इनका जो कार्य है बहुत अच्छा रहा है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ समस्त वार्डवासियों की तरफ से। थैंक यू सो मच। निगम भिलाई वार्ड 44 पंडित लक्ष्मी नारायण वार्ड के किडनी रोग से ग्रसित विल्सन का घर जन सहयोग से पूर्ण हो गया है, जिसके लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सभी सहयोगकर्ताओं का विल्सन और उसके परिवार ने आभार जताया है। मानवता अभी जिंदा है, यह देखने को मिला नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 44 पंडित लक्ष्मी नारायण वार्ड में, जहां निवास करने वाले विल्सन, जिनका घर पिछली बरसात में पूरी तरह नष्ट हो गया था और यह खुद किडनी रोग से ग्रसित हैं। परिवार की ऐसी स्थिति भी नहीं थी कि अपना घर फिर से बनवा पाए। तभी प्रजा सेवा समिति ने विल्सन का घर पुनः बनाने के लिए एक मुहिम छेड़ी, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से इतनी सफल रही कि विल्सन का घर बनाने के लिए लोगों के मदद के हाथ बढ़ने लगे और मात्र 2 महीने में ही विल्सन का नया घर बनकर तैयार हो गया। जैसे जैसे लोगों का जन सहयोग मिलता गया, वैसे वैसे विल्सन के घर की एक एक ईंट जुड़ती चली गई और प्रजा सेवा समिति के द्वारा विधि के अनुसार शुक्रवार को विल्सन के घर का गृह प्रवेश कार्यक्रम संपन्न कराया गया, जिसमें कुछ सहयोगकर्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। विल्सन के घर का फीता काटकर विल्सन और उसके परिवार को गृह प्रवेश करवाया गया। घर में प्रवेश करते ही विल्सन की माताजी के आंखों में आंसू छलक पड़े। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आज उनका घर प्रजा सेवा समिति के प्रयासों से एवं जन सहयोग से दोबारा बनकर तैयार हो गया है। इस मकान के निर्माण में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग देने वाले सभी सहयोगियों को विल्सन और उसके परिवार ने हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद दिया है। विल्सन के घर के निर्माण में क्षेत्र के एल्डरमैन डी नागमणि, जो कि प्रजा सेवा समिति के महिला विंग की अध्यक्षा भी हैं, इनका भी काफी बड़ा सहयोग मिला।
मैं तो सोची भी नहीं थी कि हमारा घर ऐसे बन जाएगा और हम लोग इस घर को पाएंगे कर। मैं जितने लोग सब कोई मेरा मदद किया, मैं सबको धन्यवाद दिल से देती हूँ कि ऐसे और कोई भी गरीब लोग भी मेरे जैसे सहायता मदद करने पाए। समिति का नाम भी भूल के नहीं मालूम, जो भी है मेरा बहुत सहायता मदद किए लोग मेरे लिए भगवान जैसे खड़े हो, भगवान इनको और आशीष से और बरकत और किसी का सहायता मदद करने के लिए इनको हाथ खड़ा करेंगे। जिस प्रकार विल्सन का घर जन सहयोग से तैयार हुआ है, इसी तरह प्रजा सेवा समिति के सदस्यों द्वारा आगे भी मुहिम चलाकर ऐसे परिवारों की मदद करने का भरोसा दिलाया गया है जो निर्धन और असहाय हों। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित कुछ सहयोगकर्ताओं ने भी हमेशा अपनी मदद इसी तरह जारी रखने की बातें कही हैं। हम लोग भी सोचे नहीं थे कि घर यहाँ पे बनाएंगे, लेकिन पिछले साल इतनी बारिश हुई और ये घर ढह गया था। हम लोग बस इस परिवार से इसलिए जुड़े थे कि जो विल्सन जो भाई है वो किडनी पेशेंट है और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। इस वजह से हम लोग सुमित फाउंडेशन, जीवनदीप, प्रजा सेवा समिति इस परिवार से जुड़े और इनके साथ में हम लोग हर मुश्किल में साथ के लिए खड़े थे कि कोई भी परेशानी ना हो जिससे इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो पाए। इसी बीच में बारिश में घर ढह गया था, फिर भी हम लोग सोचे कि नहीं, बच्चे के लिए घर में रहना जरूरी है क्योंकि सबको अपना घर प्यारा होता है। तो उनकी स्थिति नहीं थी कि यहाँ पे रह चुके, तो हम लोग मतलब इस मुहिम को चलाने के लिए प्रजा सेवा समिति, सुमित फाउंडेशन, जीवनदीप इस मुहिम में जुड़े और इस घर को बनाने के लिए जो भी समाज सेवी, जो भी आम जनता थोड़ा भी अपना जो भी सहयोग दिए हैं उनको हृदय से धन्यवाद देंगे, जो आज इस खुशी के माहौल में हम लोग सभी को याद कर रहे हैं। आप लोग हमारे बीच नहीं है, फिर भी हम आप लोग को हृदय से धन्यवाद देना चाहेंगे। मुहिम था विल्सन भाई के घर के था, घर बारिश की वजह से ढह गया था और सरकारी योजनाओं का लाभ किसी कारणवश नहीं मिल पा रहा था और बहुत देरी हो सकती थी इसके लिए। और कुछ दिनों के लिए हमने यहाँ के महानंदिया से बात करके उन्हें सामुदायिक भवन में ठहराया, उस वक्त घर का निर्माण किया। और जहाँ तक सहयोग की बात है, जैसे ही पहला ईंट हमने चढ़ाया तो ईंट पे ईंट हर भाइयों का सहयोग मिलता गया और आज ये सर, ये मुहिम को किडनी पेशेंट थे विल्सन किडनी पेशेंट थे। उनको क्या है कि मेडिकल का भी ज़रूरत था, डायलिसिस का ब्लड के माध्यम से आए थे, सीनू सर लोग के माध्यम से। उसके बाद घर भी इनका गिर गया बारिश के मौसम में, तो फिर हमने जीवनदीप के रविंदर सर हमको बताया कि घर भी बनाना पड़ेगा भाई, तो फिर उसके बाद हम लोग इस मुहिम से जुड़े हुए। कैसा सहयोग मिला? लोगों का बहुत सहयोग मिला, खासकर आप पत्रकार भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कोई भी कार्य को जब तक लोगों तक नहीं पहुँचा पाएंगे तो मुहिम कहीं तक सार्थक नहीं हो पाता है। तो लोग आर्थिक रूप से और जो मटेरियल के रूप में हमें सहयोग किए और इस मुहिम को हम खड़ा करते हैं। सदैव ये देखा गया है कि मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे बनाने के लिए कई बार मदद मांगी जाती है और इसके निर्माण के बाद लंबे समय तक यह विवादों में भी घिरा रहता है। अच्छा होगा कि हम अपनी मदद कुछ ऐसे लोगों को कर पाएं जिससे किसी के सर पर छत आ सके या किसी के मुंह में दो निवाले जा सकें। इस मुहिम में जीवनदीप, साईं जन सेवा समिति, फाइटर ग्रुप व मीडिया कर्मियों और प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति का प्रजा सेवा समिति ने हृदय से आभार व्यक्त करते हुए आज फिर से समिति ने यह संदेश दिया है कि मानव सेवा ही माधव सेवा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं, आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा
छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। हर साल जैसे जैसे हमारे शहर का तापमान बढ़ रहा है, वैसे वैसे बिजली की आपूर्ति घट रही है। एसी की जगह वर्नेटो कूलर का इस्तेमाल करें और भविष्य के लिए बिजली बचाएं। नागपुर कूलर, डक्ट कूलर, फोल्डर डक्ट कूलर, ग्लेवेंडाइज डक्ट कूलर, नैनो डेजर्ट कूलर, रूम कूलर, टावर कूलर, युवक कूलर, विंडो कूलर। वर्नेटो कूलर प्रोडक्ट्स बाय गोयल सेल्फ एंड फटाका पावर हाउस, जवाहर मार्केट, भिलाई। मोबाइल नंबर 7000193295 और 9300540111. Specialist in commercial ducting cooler for cinema halls, multi-store building, shopping mall, marriage halls, industries, efficient, economical and best coolers. Verneto Cooler. शादी ब्याह और त्योहारों के शुभ अवसर पर उचित दर पर फटाके उपलब्ध हैं। दर्श TVS शोरूम। हमारे यहाँ TVS कंपनी की सभी BS6 गाड़ियाँ उपलब्ध है। आकर्षक कलर्स में मनमोहक TVS की गाड़ियाँ ग्राहकों की मांगों पर उपलब्ध है। हर वाहनों की खरीदी पर निश्चित उपहार। समय समय पर कैंप लगाकर सर्विस की जाती है। लेबर चार्ज 100% फ्री। दर्श TVS शोरूम में त्योहारी सीजन में आकर्षक उपहार ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। हमारा पता दर्श TVS शोरूम अमन ढाबा के बाजू ग्रैंड एशियन न्यूज कार्यालय के नीचे ग्राउंड फ्लोर, जुनवानी कोहका रोड, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 07882960336। सेल्स हेतु हमें संपर्क करें 7477279780। सर्विस हेतु संपर्क करें 8349279780। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse railway station व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 9893215251 और 8966981590। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ताज दरबार कमेटी भिलाई की अध्यक्षा हज्जान बद्रुन्निसा ताजी का जन्मदिन
ताज दरबार कैंप 1 में मनाया गया। इस अवसर पर शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सभी ने मास्क लगाया था। हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का एक आस्थाना कैंप 1 भिलाई में भी है, जिसे ताज दरबार भिलाई के नाम से जाना जाता है। इस दरबार की खिदमतगुजार एवं ताज दरबार कमेटी की अध्यक्षा हज्जन बदरुन्निसा ताजी का जन्मदिन शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ चंद लोगों की हाजिरी में केक काटकर पूरी सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा ताज की गद्दी पर फूल पेश किया गया। उसके बाद दरबार की खिदमतगुजार हज्जन बदरुन्निसा ताजी का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। उपस्थित लोगों ने पुष्पगुच्छ एवं पुष्पहार से इनका स्वागत सम्मान भी किया। तत्पश्चात इस मौके पर भी हजरत बाबा ताजुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से सभी आवाम व खास के लिए खैरियत की दुआएं मांगी गई। साथ ही कोरोना के बढ़ते संक्रमण से जल्द निजात देने की दुआएं की गईं। जन्मदिन के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने ताज दरबार की खिदमतगुजार हज्जन बदरुन्निसा ताजी की लंबी उम्र की कामनाएं भी की। सबसे पहले यहाँ आने वाले तमाम ज़ायरीन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ के गद्दी नसीब हज्जन बदरुन्निसा जी जो अम्मा जी हैं, उनका आज जन्मदिन है। हम लोग हर्ष उल्लास से मनाने के लिए आए हुए हैं और अल्लाह ताला उनकी उम्र में दराजी अता फरमाए, सेहत अता फरमाए और यहाँ पहुँचे तमाम लोगों के कोरोना से महफूज रखें। अम्मा जी का जन्मदिन है। मैं यहाँ पे जब से आ रहा हूँ तो मैं अम्मा जी के साथ जुड़ा हूँ तो बहुत सुकून मिलता है। आज इनके जन्मदिन पे आके मेरे को बहुत अच्छा लगा और मेरी दुआ है कि अम्मा ऐसे ही जिंदा रहे, हमेशा अच्छे से खुश रहें। आज जो है हमारी अम्मा हजरत बदरुन्निसा ताजी जी का जो हमें पैदाइशी दिन है, जन्मदिन है और पूरे भिलाई की जो वो सेवा करती हैं। आज हम सब मिल के जो है उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और हर समाज हर तबके के लोग चाहते हैं कि उनकी आयु लंबी हो और उनका स्वास्थ्य हमेशा स्वस्थ रहे और हमेशा हमारे सिर पे उनका हाथ रहे। यही हमारी ईश्वर खुदा गार्ड अल्लाह से दुआएं हैं कि हमेशा उनका साया हमारे सर पे बना रहे और भिलाई वासियों को उन्होंने आज दुआ दी है कि हमेशा जो है वो लोग खुशहाल रहें, भाईचारा रहे और आपस में प्रेम रहे। ये जो आज का जन्मदिन मनाया जा रहा है हज्जन बदरुन्निसा ताजी जी का, ये इनकी बदौलत भिलाई में ताज दरबार का आस्थाना हुआ है। इनको बसारत मिली थी जब से इन्होंने अपने कर्म के जरिए और सेवा के जरिए भिलाई वासियों का पूरा सेवा किया है और इनका कारण ही आज ये हम सब इकट्ठे होकर इनका जन्मदिन मना रहे हैं। साल में 3-3, 4-4 प्रोग्राम ताज दरबार में होता है, इनकी बदौलत होता है और ये कमेटी के अध्यक्ष भी होते हैं और इनके जो लगते जिगर सादिक ताजी जी हैं वो बदरुन्निसा जी के बड़े बेटे हैं और होने के नाते यहाँ के गद्दा नशीन भी हैं। लेकिन के कारण यहाँ के हर कौम के लोग इनसे दुआ लेके फ़ायदा उठा रहे हैं और बीमारियाँ दूर हो रही हैं, इनसे लोगों को हर चीज़ का शिफा मिल रहा है। इस वजह से यहाँ दिन ब दिन लोगों के आने जाने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है और अकीदा भी बढ़ते जा रहा है। इनकी दुआओं में इतना असर है कि अल्लाह ताला हम सब की दुआओं से इनकी सेहतमंद बना के रखे और इनको उम्र दराज और सेहतमंद इतना रखे कि इनकी दुआओं से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सकें। जन बदरुन्निसा नानी अम्मा जी का आज जन्मदिन हम लोग सभी जाहिर लोग मिल के मनाते हैं। इसमें यहाँ पे प्राय सभी हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग सब मिल के आपस में अम्मा जी को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। बधाई के साथ साथ उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। हम लोग इस्तेमाल भी किए, उनके केक भी काटे गए। किसान में क्या दुआएं मांगे आज कोरोना से लोग ज़्यादा से ज़्यादा फैज में रहें, बचाव में रहें, उनके हक में कोरोना के से महफूज रहें। इसलिए बाबा ताज से दुआ किया गया कि शरीर पे नजर करम। आज ताज दरबार में हज्जन बदरुन्निसा ताजी जी हमारी दादी जान है, उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। यहाँ पर हर धर्म व समाज के लोग उपस्थित हैं। आप क्या कहना चाहेंगे उनके जन्मदिन पर? मैं ढेर सारी बधाई देना चाहूँगा अपनी तरफ से। और क्या दुआएं करेंगे उनके लिए? और उनकी उम्र की दराज के लिए दुआ करना चाहूँगा। इस वर्ष कोविड के बढ़ते संक्रमण की वजह से शासन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए यह कार्यक्रम काफी संक्षिप्त रूप में आयोजित किया गया एवं उपस्थित लोगों ने शासन के निर्देशों का पालन करते हुए मास्क को भी अनिवार्य रूप से लगाया था। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। बलरामपुर मुख्यालय के हाई स्कूल के समीप कक्षा 10वीं व 12वीं के छात्र छात्राएं जैसी शिक्षा वैसी परीक्षा की मांग को लेकर सड़कों पर बैठ गए। वही राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी करने लगे। छात्रों ने बताया कि जिले में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, वैसे सभी स्कूल और कॉलेज की परीक्षा ऑनलाइन कर दी गई है।
सिर्फ 10वीं और 12वीं की परीक्षा ऑफलाइन पद्धति से लिया जाना है, जिससे हम सभी छात्र छात्राओं को, हमारे परिजनों को कोविड-19 के संक्रमण का भय सता रहा है, जिसको देखते हुए हम सभी छात्र शिक्षा मंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाए। हमारी मांग ये है कि हम जिस तरह से सभी स्टूडेंट की जो पढ़ाई की हुई थी कि सभी स्टूडेंट को ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया गया था, जिस शिक्षा से किसी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उसी तरह सभी छात्रों की मांग यही है कि जिस तरह से हमें शिक्षा दी गई उसी प्रकार परीक्षा ली जाए। और हम किसी भी राजनीतिक दल, किसी भी संगठन से नहीं आए हैं सर, हमारा सभी के सभी छात्र हैं, सभी 10वीं 12वीं के छात्र हैं, सभी अपनी मांग को लेकर के आगे आए हुए हैं। और हमारी मांगे यही है कि शिक्षा मंत्री भूपेश बघेल जी से मैं यही मांग करता हूं कि हमारी परीक्षा ऑनलाइन हो, क्योंकि हमारा भी परिवार है, हम भी कोरोना संक्रमित हो जाएंगे तो हमारा पूरे परिवार को खतरा है सर। तो भूपेश बघेल जी से मैं विनती करता हूं कि हमारी भी मांगे पूरी की जाए। आप लोग कौन से क्लास के स्टूडेंट हैं और किसी संघ से हैं क्या? हम किसी संघ से नहीं हैं सर, हम अभी सभी छात्र हैं, सभी 10वीं 12वीं के छात्र हैं। कहाँ से हैं आप लोग? हम सभी बलरामपुर जिले के सभी गाँव से, सभी स्कूल से आए हुए हैं। यहाँ पे 10वीं 12वीं के स्टूडेंट लोगों की मांग थी कि हमारा ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए। ऑफलाइन में क्या है, कोरोना के थोड़ा केसेस बढ़ रहे हैं अभी, तो उनको थोड़ा दिक्कत है कि हमको पॉजिटिव हो सकते हैं, हमारी परीक्षा प्रभावित हो जाएगी। उनसे उनको थोड़ा लगा कि हमारा एग्ज़ाम ऑनलाइन हो जाए। उसके संबंध में बच्चों ने आवेदन दिया है हमको, इसको हम फॉरवर्ड कर देंगे राज्य शासन को, क्योंकि डिसाइडिंग अथॉरिटी राज्य सरकार है तो वो करेगी। तो इसलिए मैं ज्ञापन इनका ले लिया हूँ और इनको उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड किया जाएगा। नगर पालिका निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र के सभी वार्डों में निवास करने वाले लोगों के कोविड वैक्सीनेशन कराने के लिए कोविड टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां प्रतिदिन लोग पहुंचकर कोविड के संक्रमण से बचाव हेतु कोविड शील्ड वैक्सीन लगवा रहे हैं। नगर पालिक निगम भिलाई के वार्ड 15 में भी कोविड का वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है, जहां प्रतिदिन 45 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग आकर कोविड के संक्रमण से बचने हेतु अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं। कई वैक्सीनेशन सेंटरों में अव्यवस्था का आलम देखा जा रहा है, परंतु इस वार्ड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में बनाए गए इस वैक्सीनेशन सेंटर में ऐसी कोई असुविधा और अफरा तफरी देखने को नहीं मिली, क्योंकि वार्ड के समाज सेवी संतोष मौर्य अपनी सेवाएं यहाँ प्रदान कर रहे हैं। पूरे वार्ड एवं आसपास के क्षेत्र से 45 वर्ष और उससे अधिक के लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर लाया जा रहा है, जहां जिले के स्वास्थ्य अमले द्वारा सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है एवं साथ ही कुछ मामलों में वैक्सीनेशन कराने के बाद बुखार आने की शिकायत को देखते हुए पैरासीटामोल की गोलियां भी वितरित की जा रही हैं। यह कोविड-19 का वैक्सीनेशन पूर्णतः सुरक्षित है। इसकी जानकारी जहां शिविर में वैक्सीनेशन का कार्य कर रहे प्रभारी ने न्यूज टीम को दी, तो वहीं टीका लगवा चुके हितग्राही ने आम जनमानस से अपील की कि टीका जरूर लगवाएं। साथ ही क्षेत्र के समाज सेवी संतोष मौर्य ने भी आम जनमानस से अपील की कि इस संक्रमण से बचने के लिए अपना टीकाकरण अवश्य करवाएं। 45 प्लस को लग रहा है, 60 प्लस वाले को भी लग रहा है। और ये सांस्कृतिक भवन में नगर निगम वाले लोग व्यवस्था बनाए हैं, व्यवस्था ठीक है। और कोविशील्ड वैक्सीन लग रही है, 100 का टारगेट है एक दिन में। अभी भी लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर के कुछ डर बना हुआ है, आप लोगों का डर हटाने के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीन लगाना कितना जरूरी है? अभी तक तो जितने भी हितग्राही आ रहे हैं, किसी के मन में ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आया है कि हमको इंजेक्शन से डर है। सब इच्छुक है लगाने के लिए, हमको लगाना है करके। ऐसा तो कुछ भी अभी तक मेरे सामने कोई क्वेश्चन नहीं आया कि मतलब इंजेक्शन ना लगवाएं, ऐसा करके कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया। लगाने से क्या लक्षण आते हैं? लगाने के बाद हल्का फीवर हो सकता है, फीवर होने के बाद थोड़ा पेन भी रहेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग अपने स्वास्थ्य विभाग से पैरासीटामोल की टेबलेट दे रहे हैं सबको। हमारे द्वारा अपने वार्ड नंबर 15 अम्बेडकर नगर में लोगों को जागरूकता फैलाया जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि अधिक से अधिक संख्या में आए और कोविड का जो इंजेक्शन है, जो टीका है, उसको जरूर लगवाएं। लोगों के मन में तरह तरह की भ्रांतियाँ थी, उसको भी दूर किया जा रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाना ही मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को अधिक से अधिक संख्या में टीका लग सके। मैं आपके माध्यम से भी अपील करूंगा कि किसी भी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र और नज़दीकी जहां भी टीकाकरण की व्यवस्था नगर पालिका निगम भिलाई के द्वारा की गई है, वहां उपस्थित होकर टीका अवश्य लगवाएं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वैशाली नगर के विधायक विद्या रतन भसीन जी को, नगर पालिका निगम के आयुक्त श्री ऋतुराज रघुवंशी जी को, जोन 2 की जोन कमिश्नर श्रीमती पूजा पिल्ले जी की, जिनके द्वारा लोगों को जागरूक किया गया। नगर पालिका निगम के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं और नगर निगम के कर्मचारियों के द्वारा दौड़ कर मेहनत की जा रही है। लोगों को घर से
बुला बुला कर इंजेक्शन लगवाए जा रहे हैं। उस सब बधाई के पात्र हैं और उनका दिल से मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा लगा और हर किसी को लगवाना चाहिए। कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे लगाया जा रहा है? तो हमारी मिताली ने जो आके बताई कि यहाँ पर 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, आप भी आके लगवाइए करके, तो हम फिर यहाँ पे आके लगवाए हैं। लोगों से किस तरह का अपील करेंगे? नहीं, ये तो अच्छा है, अभी कोरोना माहौल है, इसमें लगाएंगे तो अच्छा ही रहेगा, अपना बचाव होगा, अपनी सुरक्षा के लिए जो भी है अच्छी चीज़ है। मोदी जी ने हमको दिया है जल्दी से जल्दी, इसलिए लगाना अच्छा व्यवस्था है। हाँ, बहुत बढ़िया है, व्यवस्था भी ठीक है, सब आराम से हो रहा है। बहरहाल कोरोना वायरस के इस जानलेवा संक्रमण को देखते हुए वैक्सीनेशन कराना अति आवश्यक है, जिससे आप अपनी सुरक्षा के साथ औरों की भी सुरक्षा कर सकते हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव के बहुचर्चित शुभम हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2.5 साल बाद नार्को एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट के जरिए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 10 सितंबर 2018 की शाम शहर के राज इंपीरियल होटल के समीप नेशनल हाईवे पर अपनी कार में पुलिस को शुभम नामदेव घायल अवस्था में मिला था, जिसका किसी अज्ञात ने गला काट दिया था। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत भी हो गई थी। लालबाग थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर विवेचना प्रारंभ भी की थी। इस दौरान लगभग 300 लोगों से पूछताछ और 2500 से अधिक लोगों के कॉल डिटेल खंगालने के बाद भी कोई ठोस सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा था, जिसके बाद कुछ संदेहियों का नार्को एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराया गया, जिसमें नितिन लिंबू उर्फ मोंकू, दिनेश महेश्वरी उर्फ गोलू, मारवाड़ी व मेघा तिवारी ने अपना जुर्म कबूल लिया। मामले का खुलासा राजनांदगांव एसपी डी श्रवण कुमार ने पत्रकार वार्ता में किया। मनको के सहायता से जो मृतक है शुभम, उनका पिताजी रामदेव नामदेव के द्वारा 5 लाख रुपए उनको दिया गया है। उसी 5 लाख का जो है जो अनबन है वो भी एक कारण है जो मृत्यु का कारण। ये 10/9/2018 का घटना है। जो शुभम नामदेव बोलते हुए एक युवक है, उसका जो गला रेत कर हत्या किया गया है, उसी का आज हमारा उसमें खुलासा हुआ है, जिसमें मेन आरोपी नितिन लिंबू उर्फ मनकू नेपाली और मेघा तिवारी और गोलू मारवाड़ी बोलते हुए 3 लोगों को हम लोग पुलिस के द्वारा गिरफ्त में लिया गया है और जेल भेजा गया है। इसी के अंतराल में इसका मेन मकसद जो है इनका उसका जो 5 लाख रुपए का उनका लेन देन का भी एक बात है, और उसका जो मनकू नेपाली जो मेन अपराधी है, उसका जो गर्लफ्रेंड का अंतर्गत उसका जेलसी के कारण से इनका शुभम का हत्या का अंजाम दिया गया है। इसमें प्रमुख रूप से डी साहब का और आईजी साहब का मार्गदर्शन में और पूरा टीम, जहाँ पे लालबाग थाना प्रभारी और आशीर्वाद और मरकाम और हमारा 2 प्रशिक्षु डीएसपी मयंक और रुचि और पुराना जो मनीष चंद्रा और बढ़ाई के द्वारा इन लोगों का पूरा मेहनत ये हुआ है। इसके अंतर्गत हम लोग डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक अहमदाबाद, उनको भी हम लोग शुक्रगुजार है, क्योंकि उन्हीं का मेन एक नार्को और ब्रेन मैपिंग के द्वारा भी इन लोगों का कार्रवाई करा के उसके अंतर्गत इस नतीजे पे पहुंचा। नहीं, ऐसा सबूत नहीं मानती की बात नहीं है। जो कोई भी सेल्फ इनक्रिमिनेटरी एविडेंस बोलते हैं, अगर उनका परमिशन के द्वारा किसी का भी नार्को किया जाता है, उसको बिल्कुल एक्सपर्ट एविडेंस के अंतर्गत 293 सेक्शन के अंतर्गत उसको मान्यता पर। इसमें 3 ही आरोपी लोगों का, इन्हीं लोगों के द्वारा षड्यंत्र रचा के उसका मनकू नेपाली के द्वारा उसका गला का रेत के हत्या करने के बाद। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत, पर जाते जाते हमेशा की तरह एक बार फिर सभी से अपील करना चाहते हैं कि ज्यादातर घर पर रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।